Hello dear students of class 5th, this is Priyanka Arora and students, I welcome you all once again to the virtual classroom of mathematics. So students, in my last video I have given you the explanation of geometry topic and there I have covered exercise 6A, 6B and 6C for you all. And today in this video, I will be giving you explanation about different types of lines, that is parallel lines, perpendicular lines and intersecting line. Then I will give you explanation about various types of polygon and then I will explain you about the parts of circle. So please watch this video completely to get the information about all these topics. Okay? Yes students, exercise 6E question number first is fill in the blanks and A part of fill in the blanks is parallel lines never dash each other. So parallel lines कभी भी एक दूसरे से intersect नहीं करती है, कट नहीं होती है, तो इस blank में आएगा intersect. Okay, parallel lines never intersect each other. Second, B part is coplanar lines lie on the same plane. जो कोप्लेनर लाइन होती है वो एक ही प्लेन यानी कि एक ही सरफेस के ऊपर ड्रॉ हो रखी होती है. ओके, सो दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइन जब एक ही कॉमन सरफेस के ऊपर ड्रॉ हो रखी होती है तो उसको बोला जाता है कोप्लेनर लाइन. नाउ परपेंडिकुलर लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उसके ऊपर हमेशा कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होता है? 90 डिग्री का. सो परपेंडिकुलर लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. Now, question number 2 of exercise 6E is classify the lines given in the figure as parallel, intersecting or perpendicular. In question number 2, some figures are given and you have to see those figures and tell that the given lines are parallel, intersecting or perpendicular. So for this, I am showing you the plain paper where I have drawn all the figures. So this first figure is figure A. Here you can see two sets of lines are drawn. दो lines draw हो रखी हैं और दोनों ही एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आकर इंटरसेक्ट हो रही है. ये जो कॉमन पॉइंट है इसके बीच में आप देखिए 90 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है. सो सी हियर बिटवीन दीज टू इंटरसेक्टिंग लाइन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज फ्रेमिंग. यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है. इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है. यहाँ बॉटम में भी 90 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है और इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है. सो दिस सेट ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, बी पार्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ये है फिगर ऑफ पैरेलल लाइंस. बिकॉज इन लाइंस को आप कितना भी इंक्रीज कर लेंगे ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगी. तो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है. तो फिगर बी जो है वो पैरेलल लाइंस को शो कर रहा है. फिगर सी के अंदर भी देखिए ये भी पैरेलल लाइंस है, बस इसकी जो शेप दे रखी है वो स्लैंटिंग है. ओके, तो इसको भी आप बॉटम में या टॉप में कितना भी इंक्रीज करेंगे ये दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी. सो दिस इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ पैरेलल लाइन. देन डी पार्ट स्टूडेंट्स, आप देखिए कॉमन यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर आकर ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये बेस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है. ओके, यहाँ पर भी 90 डिग्री का जो एंगल है वो फ्रेम हो रहा है. सो दीज लाइंस आर द परपेंडिकुलर लाइंस. नाउ इन ई पार्ट हियर यू सी इफ यू विल इंक्रीज दिस लाइन, अगर इस लाइन को आप इंक्रीज करते हैं दोनों तरफ से तो क्या होगा? इंक्रीज होने के बाद में एक पॉइंट पर आकर ये दोनों लाइन हो जाएगी इंटरसेक्ट. ओके, सो ये जो लाइंस है ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर लाइंस भी नहीं है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन क्योंकि ये आगे जाकर इंटरसेक्ट हो रही है. देन एफ पार्ट के अंदर भी जो फिगर गिवन है ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन का फिगर है क्योंकि ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे पर इंटरसेक्ट हो रही है और अगर इंटरसेक्ट होने के बाद में जो एंगल बनता है इनके बीच में अगर वो एंगल 90 डिग्री होता है तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है. लेकिन अभी इनके बीच में जो एंगल फ्रेम हो रहा है वो 90 डिग्री का एंगल फ्रेम नहीं हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ए पार्ट के अंदर जो आपने देखा था फिगर ये है परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज पैरेलल लाइन इन बी पार्ट. इन सी पार्ट अगेन पैरेलल लाइन, डी पार्ट इट इज परपेंडिकुलर line. Then in E part and F part, these both are the intersecting line. Okay students, is it clear? So students, now we are on exercise 6F and question number first of exercise 6F is name the polygons. There are some figures given on the plain paper and all those figures are polygons. Polygons are those figures students which are closed figures and made up of only and only line segments. So some polygons are given in this particular question
and we have to name all the polygons. So pay attention on the plain paper. So this is the first figure, and you can see, students, I have marked the vertices of this polygon, and this first polygon is made up of 4 line segments, and a polygon which is made up of 4 line segment is called as quadrilateral. So this particular figure is a figure of quadrilateral. Okay, now we are moving on to the next figure. This figure, you can see I have mentioned the vertices in this figure also, and total 5 sides are there in this polygon. So a figure made up of 5 line segment is called as pentagon. So this is the figure called pentagon. Now let's move on to the next part. This is C part. Again, I have marked all the vertices in this figure also, and this figure is made up of 6 line segments. Okay, you can see the numbering I have marked: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 line segments are there, and the figure which is made up of 6 line segment is called as hexagon. So this particular figure is hexagon. Now D part. Here you can see the numbering till 7. Okay, total 7 line segments are there in this figure, and the figure which is made up of 7 line segment is called as heptagon. So this particular figure is heptagon, and heptagon has 7 sides. Now let us move on to E part, and in E part, here total 8 line segments are there, and a polygon which is made up of 8 line segment is called as octagon. So this figure is a figure of octagon. Okay, now pay attention here on F part. Here total 10 line segments are there, and the figure which is made up of 10 line segment is called as decagon. So this is the figure of decagon. Okay, students, again I am repeating it for you all. The first figure is having 4 line segments, so it is quadrilateral. Second figure is having 5 line segment, it is pentagon. Then third figure is having 6 line segment, it is hexagon. This figure is having 7 line segment, so it is heptagon. Then figure E is having 8 line segment, it is octagon, and figure F is having 10 line segment, so it is decagon. Now students, please pay attention on question number 2, and it is: name the following triangles with respect to their sides and angles. Some triangles are given on the plain paper, and we have to see those triangles and name those triangles according to their sides and angle. When I have given you the explanation of theory portion, students, then I have explained you that there are 3 types of triangle according to sides and 3 types of triangle according to angles. The 3 types of triangle according to sides are equilateral triangle, scalene triangle, and isosceles triangle. And 3 triangle according to angles are right angle triangle, acute angle triangle, and obtuse angle triangle. So one by one we'll see the figure and we'll name the triangle. So in A part, the figure is here in front of you, and here you can see, students, this is a triangle. I have marked the vertices of this triangle. It is P, Q, and R, and all the 3 sides of this triangle is equal. Okay, you can see the 3 sides are 3 centimeter, 3 centimeter, and 3 centimeter. So when all the 3 sides of a triangle is equal, then we called that triangle as equilateral triangle. So right now this is an equilateral triangle क्योंकि इसकी तीनों sides का जो measurement है वो similar है. Now pay attention in B part, students. Here 3 vertices are there, A, B, C, which I have marked, and here the sides of triangle are given. First side is given 4 centimeter, other side 5 centimeter, and the third side is given as 6 centimeter. So the measurement of all 3 sides are different. So whenever we have a triangle having all 3 sides with different measurement, then that triangle is called as scalene triangle. So this is an scalene triangle. Okay, students, because all the 3 sides have different measurement. Now let's move on to C part. Here sides are not given, here angles are given. Sides are always given outside the figure and angles are always given inside the figure. So here you can see that the measurement of 3 angles are given: angle L, M, and N, and the measurement is 50 degree, 60 degree, and 70 degree. All 3 measurements are less than 90 degree. तीनों ही measurement 90 degree से smaller है. तो ये जो triangle होगा ये होगा acute angled triangle. Okay, आप इसको acute angled triangle बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं acute triangle. Okay, because the measure of all 3 angles are less than 90 degree.
Then come on D part. Here you can see only one angle's measurement is given and the measure of this angle is 90 degree. So whenever the measure of any one angle of a triangle is given as 90 degree, then that triangle is called as right angled triangle. So this particular triangle is right angle triangle because one of the angles measurement is here 90 degree. Now let's move on to the next part, which is part E. Here you can see students that two equal sides are marked with this double lines. यहाँ पर दो lines draw है, इस side में भी और इस side में भी, और दोनों का measurement है 5 centimeter and 5 centimeter. So whenever in a triangle the measure of two sides are same, then that triangle is called as isosceles triangle. So this is a figure of isosceles triangle. Okay students, because the measure of two sides are similar, 5 centimeter and 5 centimeter, that's why this is an isosceles triangle. Now we are on last part of this question number 2, which is part F. So here you can see students that the measure of one angle of a triangle is given as 125 degree, which is greater than 90 degree. So this triangle is obtuse angled triangle because the measure of any one angle here given is greater than 90 degree. Okay, so I am repeating it again. We have done all the figures. The first figure is equilateral triangle because all the three sides have the same measurement. Second figure is scalene triangle because all the three sides have different measurement. Then the third angle is acute angle triangle because the measure of all the three angles are less than 90 degree. The fourth angle is right angle triangle because the measure of one angle is given here and which is equal to 90 degree. Then in E part, the measure of two sides are here same, equal. So this is an isosceles triangle. Then F part, measure of one angle is given here 125 degree, which is greater than 90 degree. So this is an obtuse angled triangle. Okay. Now see students, question number 3 is yes or no. We have to answer whether it is yes or no. So first part is, can all the angles of a triangle be acute? क्या triangle के तीनों angles acute हो सकते हैं? Acute मतलब 90 डिग्री से smaller हो सकते हैं. तो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, देखिए सी पार्ट के अंदर तीन एंगल थे यहाँ पर और तीनों ही एक्यूट एंगल थे. तो yes, it is framing a triangle. So yes, it is possible कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है वो एक्यूट एंगल हो सकते हैं. दैट मीन्स उनका मेजरमेंट 90 डिग्री से स्मॉलर हो सकता है. सो दिस इज यस. कैन अ राइट ट्राइंगल ऑल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? क्या एक राइट ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है? सो यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ऐसा हो सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स का मेजरमेंट सिमिलर हो, जैसे यहाँ पर हमने फिगर में किया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? हो सकता है यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो. आइसोसेलेस ट्राइंगल तभी होता है स्टूडेंट्स जब दो साइड्स सिमिलर हो. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर इसकी दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये राइट एंगल भी हो जाएगा और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो जाएगा. तो यस, सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा यस. नाउ कैन देयर बी टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इन अ ट्राइंगल? क्या एक ट्राइंगल के अंदर दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. एक ट्राइंगल के अंदर दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सो अगर एक एंगल ही 90 डिग्री के अबव है और एक और हम अगर ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री के अबव, तो दो एंगल मिलाकर ही 180 को क्रॉस कर जाएंगे. तो हम तीसरे एंगल को कैसे उसमें ड्रॉ करेंगे? So no, this is not possible. Now the next part is part D. Can a triangle be made with a collinear points? क्या हम triangle को collinear points के थ्रू बना सकते हैं? So collinear points क्या होते हैं students? वो points जो एक ही line के अंदर आते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर collinear points बनाती हूँ, एक ही line में अगर मैंने 3 points बना दिए, तो क्या मैं इससे triangle draw कर सकती हूँ? नहीं, मैं इससे triangle नहीं draw कर सकती. मैं इससे क्या draw कर सकती हूँ? मैं इससे लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. यहाँ पे लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी बट यहाँ पर ट्राइंगल नहीं ड्रॉ होगा बिकॉज ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए. यानी कि तीन पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में नहीं आने चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आने चाहिए, तब हम उससे ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं. अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इससे तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं बट अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उससे हम ट्राइंगल नहीं, हम उससे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस विल बी नो. Then
कैन देयर बी टू राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल, क्या एक ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, और आपको पता है राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हम दो राइट एंगल बना लेते हैं तो दो राइट एंगल का सम मिलाकर ही क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, जबकि तीन एंगल का सम मिला के ट्राइंगल में होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पे तो अगर दो का ही सम आ जाएगा 180 डिग्री तो हम तीसरा एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो व्हाट इज देयर, पे अटेंशन। एंड डैश ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स, कौन से ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स होती हैं? सो यस, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो इक्वल साइड्स होती हैं। A triangle with all the sides of the same length is called, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है, सिमिलर होता है, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन सी पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो एन डैश ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कहा जाता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। दैट मीन 60 60 60 होता है, और 60 जो है वो 90 से स्मॉलर होता है, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कहलाता है। देन अ स्केलन ट्राइंगल हैज ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। स्केलन ट्राइंगल के अंदर जो तीनों साइड्स होती हैं उनका डिफरेंट मेजरमेंट होता है। ओके, डिफरेंट लेंथ्स होती हैं उनकी। फाइन, तो अगर डिफरेंट लेंथ होगी तो वो ट्राइंगल होगा स्केलन ट्राइंगल। देन द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी भी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। नाउ fifth part is choose the correct option. A part, how many sides does a triangle have? ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? तो आप सबको पता है ट्राइंगल के अंदर होती हैं 3 sides. So here the correct option is option second, which is 3. Fine. Now B part, one of the angles of a right angle triangle must be, अगर एक right angle triangle है तो उसमें एक एंगल का मेजरमेंट क्या होना चाहिए? Yes, अगर right angle triangle है तो एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होना ही चाहिए. So here the correct answer will be option first, 90 degree. Now C part, which of the following cannot be the length of three sides of a triangle? इनमें से कौन सी sides ट्राइंगल की sides नहीं हो सकती? अब देखिए, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी जब हम थ्योरी पोर्शन कर रहे थे कि ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती हैं उनका सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो अगर हम यहाँ पे वन बाय वन चेक करते हैं, वैसे ये एमसीक्यू है, आपको इसके अंदर कंप्लीट वर्किंग नहीं शो करनी है, आप सिर्फ रफ में कैलकुलेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले आप 3 केसेस इसके अंदर करेंगे। आप 6 और 9 को प्लस करके देखिए। सो 6 + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, विच इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट इज 12। नेक्स्ट देखिए, हमने 6 और 9 को लिया था पहले, अब हम पेयर चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं 9 और 12 को। सो 9 + 12 करिए आप। 9 और 12 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 21। 21 इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या आ जाएगी यहाँ पर, 6। देन अब हम वापस पेयर चेंज करेंगे। अब हम लास्ट और फर्स्ट पेयर लेंगे। तो 12 और 6 को लीजिए आप। 12 और 6 को ऐड करके देखिए कितना आएगा, 18। 18 इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्या है यहाँ पर, 9। ओके, तो इस केस में देखिए, फर्स्ट केस के अंदर द सम ऑफ टू साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसके अंदर भी दो साइड का मेजरमेंट थर्ड साइड से ग्रेटर है। सेकंड केस में भी टू साइड्स का मेजरमेंट थर्ड साइड से ग्रेटर है, और थर्ड केस के अंदर भी टू साइड्स का मेजरमेंट थर्ड साइड से ग्रेटर है। सो यस, वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल विद द गिवन मेजरमेंट। हम इस मेजरमेंट से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, जो जिससे ट्राइंगल नहीं बन सकता वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पर सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट को हम चेक करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर आप क्या लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टू साइड लेंगे, 5 और 5 लेंगे यहाँ पर। तो 5 और 5 को ऐड करके देखिए, 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10। क्या 10 थर्ड साइड से ग्रेटर है? तो यहाँ पर दो जो साइड्स हैं उसका सम 10 आ गया, और जो तीसरी साइड है वो भी क्या है, 10 की है। तो यहाँ पर इक्वल आया है, टू साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल आया है, ग्रेटर नहीं आया है। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। ओके, फर्स्ट केस से ही हमें पता चल गया कि ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें आगे के केसेस करने की नीड नहीं है। और ये जो नेक्स्ट वाला सी पार्ट है इसको भी आपको चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको
सेकंड पार्ट के अंदर ही आपका जो रॉन्ग आंसर है वो कैलकुलेट हो गया है कि हम इससे जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर आप अगर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप सेकंड और थर्ड साइड को लेके देखिए, तो 5 और 10 को आप लेंगे, आ जाएगा 15 विच इज ग्रेटर देन 5, देन 10 और 5 को भी लेंगे 15 विच इज ग्रेटर देन 5, बट फर्स्ट जो केस है वही इसके अंदर रॉन्ग हो गया। और थर्ड केस के अंदर भी आप करके देखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट टू साइड्स को लीजिए आप, 5 और 6 को लेंगे 11, 11 विल बी ग्रेटर देन 18, सो यस इट इज पॉसिबल। इसी तरीके से आप बाकी के केसेस भी चेक करेंगे तो यस इट विल बी पॉसिबल। सो किससे पॉसिबल नहीं है? सेकंड पार्ट से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के इक्वल आया, ना कि उससे ग्रेटर आया। फाइन। नाउ डी पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। इन तीनों में से कौन से जो तीन एंगल्स गिवन है वो ट्राइंगल के एंगल्स हो सकते हैं। अब ट्राइंगल की जो सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको स्टूडेंट्स, वो बताई थी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम मिलाकर होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम चेक करेंगे क्या इन एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। सो 30 प्लस 60 प्लस 90, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। देन सेकेंड पार्ट के अंदर देखिए, आप ऐड करेंगे 63 प्लस 37 प्लस 90, तो इनका सम आ रहा है 190 डिग्री। एंड देन जब आप ऐड करेंगे 80 प्लस 45 प्लस 75 को, तो इसका सम आ रहा है स्टूडेंट्स 200 डिग्री। ओके, सो पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड से तो हम ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, क्योंकि इनके तीनों एंगल का सम जो है वो 180 से ग्रेटर आ रहा है। जबकि फर्स्ट पार्ट के अंदर तीनों एंगल का सम जो है वो कितना आ रहा है 180 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट से हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट सेकंड और थर्ड पार्ट से हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो सम है वो 180 से ग्रेटर जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट सी एंड पार्ट डी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट वर्किंग शो करने की नीड नहीं है स्टूडेंट। आप रफ के अंदर बस वर्किंग करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फाइन। So now students, we are on exercise 6G and question number first is, in the given figure name the various parts of the circle। एक फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, और हमें इसमें सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी नेमिंग करनी है। So see, here I am showing you the figure of question number first. This is the figure of question number first. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट लेबलिंग गिवन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है ए बी। सो ये जो ए बी है ये क्या है? दिस इज द chord of the circle. Okay, chord is a segment which touches the boundary of the circle on 2 point. chord वो segment होती है जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करती है। तो ये देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है। सो ए बी इज अ chord. नाउ chord के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट लेबलिंग के ऊपर, वो है पी क्यू। अब यहाँ पर पी क्यू क्या है स्टूडेंट? पी क्यू को आप डायामीटर भी कह सकते हैं और पी क्यू को आप chord भी कह सकते हैं, बिकॉज डायामीटर इज ऑल्सो अ chord ऑफ द सर्कल। सो ये डायामीटर भी है एंड ये chord भी है, दोनों है ये। ओके, क्योंकि डायामीटर क्या होता है, सर्कल के सेंटर से क्रॉस होके जो लाइन जाती है और सर्कल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स पे टच करती है वो कहलाती है डायामीटर। तो यहाँ पर जो पी क्यू है वो आप देखिए सर्कल के सेंटर से क्रॉस होकर निकल रही है और सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है। सो दिस इज अ डायामीटर। और chord की क्या डेफिनेशन होती है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। तो यहाँ पर डायामीटर जो है वो लॉन्गेस्ट chord भी कहलाती है, तो आप इसको डायामीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और PQ को आप chord भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट्स। यहाँ पर है स्टूडेंट्स OP, देन OQ एंड देन OR। ओके, ये जो है ये तीनों ही क्या है स्टूडेंट्स? ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के रेडियस हैं। ओके, और मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल होता है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं और ज्यादा होता है तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। तो इसको आप रेडियाई भी बोल सकते हैं। देखिए, जो सर्कल के सेंटर को टच होके सर्कल की बाउंड्री पर जाके टच होती है लाइन सेगमेंट, वो कहलाती है रेडियस। तो यहाँ पर देखिए OP सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच हो रहा है, देन OQ ये भी सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच हो रहा है, and then OR. So these three are the radius of the circle. Okay, then और क्या पार्ट है? सर्कल का सेंटर। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा? यहाँ पर सेंटर के अंदर आप लेंगे पॉइंट O। सर्कल के सेंटर पे जो पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या है? पॉइंट O। ओके,
Now the next topic which we will discuss in this circle is the circumference. Circumference क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्कल की बाउंड्री. तो ये देखिए, सर्कल के बाहर की तरफ जब आप मूव करेंगे अपनी पेंसिल को तो वो कहलाता है सर्कल का सर्कमफेरेंस. हमने पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर करा था स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बाउंड्री होती है उसको कहा जाता है पेरीमीटर. बट जो लाइन सेगमेंट्स वाले फिगर होते हैं, यानी कि जो पॉलीगन्स होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं, उनके अंदर पेरीमीटर वर्ड हम यूज में लेते हैं. बट सर्कल क्योंकि ये कर्व्ड फिगर होता है तो इसके अंदर हम पेरीमीटर वर्ड यूज में नहीं लेते, इसके अंदर बोला जाता है सर्कमफेरेंस. तो यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस होगा वो कैसे हम डिनोट करेंगे? आप स्टार्ट करो, जैसे इस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप सर्कमफेरेंस कैसे बना दोगे? पी. पी के बाद में आप कहाँ जाओगे? पी के बाद में आप इस पॉइंट पर जाओगे, तो पी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आर. आर के बाद में आप कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्यू. देन क्यू के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप फिगर में देखिए, क्यू के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? बी. और बी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए. तो क्यू के बाद में हम लिखेंगे बी, बी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ए, और ए के बाद में ये कंप्लीट कब होगा? जब हम वापस कहाँ आ जाएंगे? पी के ऊपर. तो आप यहाँ पर सर्कमफेरेंस को कैसे डिनोट करेंगे? पी आर क्यू बी ए पी. इस तरीके से जब आप मूव करेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपस में, तो आप क्या होगा? सर्कल की पूरी बाउंड्री को कवर कर लेंगे, और सर्कल की बाउंड्री जब कवर हो जाएगी तो वही कहलाएगी सर्कल का सर्कमफेरेंस. तो यहाँ पर हमसे वेरियस पार्ट्स पूछे गए थे इस सर्कल के. तो इस सर्कल के अंदर जो वेरियस पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉर्ड के बारे में. देन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायामीटर. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेडियस ऑफ द सर्कल. देन आई हैव टॉक्ड अबाउट द center of the circle, and then finally I have talked about the circumference of the circle. So these are all the parts of the circle. Okay. So students, now we are on question number 2 of this exercise, and it is again fill in the blanks. So first fill in the blanks is the distance around a circle is called. अभी मैंने बताया था सर्कल के आसपास का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि सर्कल के बाहर जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सर्कल की बाउंड्री को बोला जाता है सर्कमफेरेंस. तो यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा सर्कमफेरेंस. नाउ सेकंड, देयर इज ओनली वन डैश इन अ सर्कल. सर्कल के अंदर क्या होता है? ओनली वन सेंटर पॉइंट होता है, तो यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा सेंटर. द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल. वो लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर टच करती है वो क्या कहलाती है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर ब्लैंक में आप मेंशन कर देंगे कॉर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द डायामीटर आल्सो अ कॉर्ड? क्या डायामीटर कॉर्ड होती है? तो यस, अभी मैंने आपको बताया था इसी फिगर के अंदर कि डायामीटर कॉर्ड भी होती है, क्योंकि डायामीटर भी क्या करती है? सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट्स के ऊपर टच करती है, और कॉर्ड भी क्या करती है? सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट्स के ऊपर टच करती है. So yes, diameter is a chord because it also touches the circle on 2 points. Now, B part के अंदर हमें पूछा गया है how many diameters can you draw in one given circle? एक सर्कल के अंदर आप कितने डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक सर्कल के अंदर हम चाहें जितने डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, देखिए जैसे कि ये फिगर है, और यहाँ पर डायमीटर क्या होता है? सर्कल के सेंटर से क्रॉस होके सर्कल की बाउंड्री पर जब दो पॉइंट्स के ऊपर टच होता है तो वो कहलाता है डायमीटर. तो हम इस तरीके से भी डायमीटर को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये PQ तो डायमीटर ड्रॉ हो ही रखा है. हम चाहें तो हम इस तरीके से भी डायमीटर को ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऐसे भी डायमीटर को ड्रॉ कर सकते हैं. सर्कल के सेंटर से क्रॉस होके आप चाहें जितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट्स के ऊपर टच होगी. Okay, so the answer here will be infinite number of diameters can be drawn through one point, one center point of the circle. Okay, now C part is what is the relationship between a radius and a diameter of a given circle? Radius और diameter के बीच में क्या relationship होता है? तो देखिए relationship क्या होता है radius और diameter में? radius जो होता है वो हमेशा हाफ होता है डायमीटर का. ओके, और जो डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है. ओके, अगर क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर और पूछा जाता है कि इसका डायमीटर बताइए, तो जो डायमीटर होगा वो रेडियस का डबल होगा. तो अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर क्या होगा? 10 का आप डबल करिए तो 2 into 10 is equals to 20. ओके, और अगर हम बात करते हैं, ये तो था कि रेडियस गिवन था और हमने डायमीटर निकाल दिया. अब अगर क्वेश्चन के अंदर डायमीटर गिवन है, तो अगर डायमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर
14 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायामीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 14 को 2 से, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 7। ओके, सो रेडियस इज ऑलवेज हाफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होगा, एंड डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियस, और डायमीटर रेडियस का डबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, here I have given you the explanation of exercise 6E, 6F and 6G of chapter number 6 geometry, and I hope all the topics which I have covered in this video must be clear to you all. Now please wait for my next video where I will be giving you an explanation about how to measure an angle, how to draw an angle, and how to draw a circle. Okay, so these 3 topics I will cover in my next video. So see you all in my next video. Till then, do take good care of yourself. Thank you, students.